हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास तक हम लोगों ने देखा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र से जुड़े सवाल किए, गॉस की प्रमेय पढ़ी, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े और उससे जुड़े कुछ सवाल हमने देखे थे। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है स्थिर वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्थिर वैद्युत विभव में वैद्युत विभव होता क्या है। तो क्या होता है कि अगर ये माना जाए कि अनंत पर वैद्युत विभव शून्य है, अनंत पर वैद्युत विभव अगर शून्य है तो वहां से किसी एकांक धन बिंदु आवेश को अगर किसी बिंदु तक लेकर के आया जाए तो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो लिखा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो आंकिक मान होता है एकांक धन आवेश को, यहां पर लिखा गया है एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत शून्य संदर्भ बिंदु, अनंत जो होता है उसको हम शून्य संदर्भ बिंदु मानते हैं, तक किसी बिंदु तक लाने में स्रोत बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। जैसे अगर कोई यहाँ पर वैल्यू ये मान लेते हैं अनंत का बिंदु है, ये अनंत का बिंदु है, यहाँ से हम किसी बिंदु तक लेकर के आते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए तक लेकर के आया जाए एकांक +1 कूलाम को, तो जो ये वर्क डन होगा W, इसी को हम कहेंगे कि वैद्युत विभव होता है। तो अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं? वैद्युत विभव कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। इसे V = लिखा जाता है W/Q, वर्क डन होगा डिवाइडेड बाई चार्ज होगा। और अगर हम इसको रिलेट करके देखें तो ये वैल्यू निकल के आएगी W निकल के आता है जूल में, और यहाँ पर निकल के आएगा प्रति, और ये वैल्यू क्या बनती है? तो ये वैल्यू बनती है जूल प्रति कूलाम बनेगा। ये यूनिट जो बनेगी वो जूल प्रति कूलाम बनेगी। तो हम लिख देते हैं जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक बनने वाला है। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या होता है? अनंत पर स्थित कोई एकांक धन बिंदु आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर याद रखेंगे जो संदर्भ बिंदु लिया जाता है वो अनंत लिया जाता है, अनंत को हम शून्य वैद्युत विभव के लिए मानते हैं। ठीक है, आगे इसमें कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ और बातें करें कि वैद्युत विभव कैसा है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख लेते हैं। जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव कैसी राशि है? तो वैद्युत विभव राशि है अदिश, यहाँ पर कोई डायरेक्शन तो हम देख नहीं रहे, अदिश राशि है। ठीक है, अब अगर बात करें इसका मात्रक, तो हम लोगों ने मात्रक इसका लिख ही लिया है। मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक है कूलाम और जूल प्रति कूलाम। मात्रक इसका निकल के आ रहा है जूल साथ में प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक निकल के आएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी विमीय क्या निकल के आएगी, विमीय सूत्र क्या होगा। तो हम इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो विमीय सूत्र क्या निकल के आने वाला है? तो यहाँ से देखेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे तो कार्य का विमीय सूत्र आएगा, आवेश का विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र MLT, यहाँ पर लिखेंगे ML2T-2। अगर इसको लिखें ठीक से तो ये वैल्यू क्या बनेगी? ये वैल्यू बनेगी ML2T-2। ये हो जाएगा कार्य का विमीय सूत्र। और यहाँ पर लिखेंगे आवेश का विमीय सूत्र, तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जो बल होता है उसको हम MA से लिखते हैं, और इसका विमीय सूत्र जो निकल के आता है हम ऐसे लिख देते हैं। बल का जो विमीय सूत्र निकल के आएगा वो कितना होगा? वो निकल के आता है MLT-2। और कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, तो बल का विमीय सूत्र हो गया MLT-2, और साथ में आएगा विस्थापन, तो विस्थापन का आ जाएगा L। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ML2T-2। जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं और कार्य सबके विमीय सूत्र यही होते हैं, एक समान होते हैं। इस तरह से इन्हें लिखा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। तो अगले टर्म में अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो क्या बनेगा? ये = लगा के लिखते हैं। ये M तो M रहेगा, एक ही है, सिंगल M है। L की वैल्यू देखेंगे L2 रहेगा। T की वैल्यू देखेंगे तो -2 ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ से एक 1 जाएगा तो बन जाएगा -3, तो T-3 बन जाएगा। A नीचे लिखा है 1 तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र निकल के आएगा।
अब इसे डिटेलिंग हम लोग नहीं कर रहे कि हाँ ऐसा क्यों होता है, बस ये है कि संदर्भ बिंदु पर वैद्युत विभव को शून्य अगर लिया जाता है तो किसी बिंदु तक, किसी निश्चित जो बिंदु होगा उस तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाएगा, W अगर किया गया कार्य है तो उसे W/Q से विभव को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उससे जुड़े कुछ बातें, वैद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। उसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। और उसका विमेय सूत्र क्या होता है? तो ml2 यहाँ पर बन जाएगा T-3 A-1, और ये कहाँ से निकल के आते हैं? तो इस तरह से निकल के आते हैं, जो कार्य का विमेय सूत्र होता है ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। और अगर आगे हम इसका निकालें, त्वरण का निकालें, तो मीटर पर सेकेंड होता है, तो mLT-2 निकल के आएगा। तो ये यहाँ से बना m, ये बन जाएगा LT-2, तो बन जाएगा mLT-2, ठीक है। तो इनके विमेय सूत्र को इससे रिलेट किया जा सकता है। ये हो गया वैद्युत विभव। तो यहाँ से हम वैद्युत विभव का एक बैकग्राउंड तैयार करके चलते हैं कि इस वैद्युत विभव में वैद्युत विभव का जो विभवांतर होता है, या कह सकते हैं उसका जो अंतर होता है, उसको कैसे रिलेट किया जा सकता है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो हमने पढ़ा कि जो वैद्युत विभव होता है V, वो क्या होता है? बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य और जिस आवेश को लेके आया जा रहा है उस आवेश के परिमाण के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक हम लोगों ने अभी लिखा है, क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। क्या होता है इसका मात्रक? तो मात्रक निकल के आता है जूल, यहाँ पर क्या निकल के आएगा? प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। बाकी एक यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस वाले स्लाइड में कि जो ये इसका CGS मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है, वो क्या होता है? स्टैट होता है, ठीक है। और इसे अगर हम लिखना चाहें तो 1 कूलाम जो होता है 1/10 यहाँ पर स्टैट के बराबर आता है। ये भी रिलेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वैद्युत विभवांतर को देखते हैं। विभवांतर क्या है? तो हमने अभी पढ़ा कि एकांक धन बिंदु आवेश को अगर अनंत से किसी बिंदु तक लेकर के आ जाए तो किया गया कार्य क्या होता है? वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? तो इसके लिए हमें दो बिंदुओं को परिभाषित करना होता है। उन दो बिंदुओं के मध्य आवेश जो भी हम लेकर के आ रहे होंगे एकांक धन आवेश, उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब A = 0 है, त्वरण की वैल्यू क्या है? 0 है। इसको हम ऐसे भी रिलेट करके लिख सकते हैं कि अगर A की वैल्यू 0 आएगी तो A = 0 होगा, तो V कांस्टेंट बना रहेगा, 12mv² कांस्टेंट रहेगा। तो कह रहे हैं क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर का मान एकांक धन आवेश को उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना, मतलब A की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, जैसे वो था अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वैसे ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसको हम लिखेंगे क्या होगा? वैद्युत विभवांतर होगा। तो इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक बिंदु A है, यहाँ पर क्या है? एक बिंदु B है। किसी ने कहा कि हम एक बिंदु आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश को A से B की तरफ ले जाना चाहते हैं और कार्य जो किया जाएगा वो कितना हो रहा है? WAB। तो अगर हम इसे लिखें तो लिख सकते हैं VA - VB = और यहाँ पर ये याद रख सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत काम करना होगा। तो अगर इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है या वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ये है ई वेक्टर की दिशा, तो इसके विपरीत दिशा में लेकर जाएंगे तो इस पर बल किधर लग रहा होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, लेकिन ले जा रहे हैं उधर तो बाह्य स्रोत द्वारा काम किया जाएगा। तो VA - VB निकल के आता है W, B से लगा करके A और डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा? Q0। इस तरह से हम इसे रिलेट करके लिख पाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें वर्क डन निकालना हो, इंटीग्रेशन किया जाए, dW निकालना हो, कहाँ से कहाँ तक का? तो अगर dW निकालते हैं हम A से B तक का, एक्सटर्नल फोर्स का जो निकालेंगे एक्सटर्नल, और उसको हम रिलेट करना चाहें A से लगा करके B, और यहाँ पर dW निकालना चाहें हम फील्ड का,
क्षेत्र जो काम करेगा वो निकालना चाहें तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्षेत्र के सामने माइनस लगाएंगे तो ऐसा आएगा, क्योंकि बाह्य जो बल काम करेगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में काम करेगा, दोनों चिन्ह में विपरीत आएंगे। ठीक है, इस तरह से इसे रिलेट करके लिखा जा सकता है। तो ए से बी में जाने में कार्य किया जाएगा बी से ए आने में, मतलब उल्टा उसका, या फिर अगर हम बाह्य स्रोत द्वारा लिखते तो सीधे डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये कार्य किसके द्वारा किया गया, ये कार्य किया गया वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, बी से ए लेकर के आए। ठीक है, वैद्युत विभवांतर के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पॉइंट्स के बारे में पहला पॉइंट ये है कि अगर दो पॉइंट लिखे गए हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इधर से हम इधर की तरफ जाएं, दूसरा इधर से इधर की तरफ जाएं हम, फिर इधर से इधर की तरफ जाएं या किसी और रास्ते से इधर की तरफ जाएं, यहाँ पर भी v विभव आएगा, यहाँ पर भी v, इनका विभवांतर जो बना रहेगा वो मेंटेन रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ये अलग अलग पथ पर निर्भर क्यों नहीं करता है? तो हम लोगों ने बात किया था कूलाम बल के बारे में। कूलाम बल ही तो यहाँ काम कर रहा है वैद्युत बल का। और कूलाम बल कैसा बल होता है? तो कूलाम बल होता है संरक्षी बल होता है, और संरक्षी बल द्वारा जो काम किया जाता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, ये बात हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखी थी। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स और बता देते हैं कि इससे रिलेटेड क्या हो सकता है। तो याद रखेंगे, अगर बंद पथ के अनुदिश अगर बात की जाए कि बंद पथ के अनुदिश क्या होगा, ये वैल्यू क्या आएगी, बंद पथ के अनुदिश जो वर्क डन होगा, कार्य किसके द्वारा, संरक्षी बल द्वारा, वो क्या होगा, शून्य होगा। ये भी बात ध्यान रखेंगे, ये आज का नया पॉइंट है। तो यहाँ से ए से बी जाएं, विभवांतर लिखना है तो हर एक जगह का विभवांतर, यहाँ का इधर जाएंगे, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, हर जगह का विभवांतर क्या होगा, सेम ही निकल के आने वाला है, क्योंकि इनका जो वर्क डन होगा, अलग अलग पाथ का वर्क डन होगा। वर्क डन कैसा होगा, संरक्षी बल द्वारा होगा, तो पाथ पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो इस वैद्युत विभवांतर हमें कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट ये कि जब भी हम इसे परिभाषित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बाह्य स्रोत द्वारा कार्य जो किया जाता है उससे रिलेट करके लिखते हैं हम इसे। फिर यहाँ पर हम याद रखेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो गतिज ऊर्जा में अगर कोई परिवर्तन नहीं करना, इसका मतलब है विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के अगर हम उसे लेकर के आते हैं, बिना त्वरण के उसे लेकर के आते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उस समय परिभाषित किया जाता है वैद्युत विभवांतर को। बाकी यूनिट के बारे में सारा कुछ वही है। कार्य है, कार्य की यूनिट क्या लिखी जाती है, जूल लिखी जाती है, जूल। और यहाँ पर आवेश का लिखा जाएगा कूलाम, तो ये बन जाएगा जूल प्रति कूलाम, ये निकल के आएगा। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल J बाई कैपिटल C, जूल प्रति कूलाम ऐसा लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर दो बिंदुओं के बीच परिभाषित होता है, और वैद्युत जो विभव होता है वो एक विशेष बिंदु पर परिभाषित होता है, जबकि यह माना जाता है कि अनंत पर विभव का मान शून्य है। ठीक है, तो वो संदर्भ बिंदु पर परिभाषित होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे हम लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, बोर्ड ने पूछा इसे, कह रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा पूछी थी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा तो ऐसे समझते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक आवेश क्यों है, क्यों आवेश है, इसे वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, इसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है ऐसा। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखने के बाद इसे हम विभवांतर देते, मतलब इसमें वैद्युत क्षेत्र लगाया गया तो वैद्युत विभव होगा, मान लेते हैं वैद्युत विभव V है। ठीक है, हमने कहा अभी जो V होता है उसे लिखा जाता है W डिवाइडेड बाई Q। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं W की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इंटू Q आ जाएगी, ऐसा होगा। तो W की वैल्यू V इंटू Q निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा किया गया कार्य। और हम जानते हैं किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अगर हम यहाँ से ऊर्जा लिखते हैं, इसकी जो गतिज ऊर्जा लिखी जाएगी वो गतिज ऊर्जा क्या लिखी जा सकती है, हाफ एम वी स्क्वायर होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, V इंटू Q के बराबर हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा जो है वो किसके बराबर आ रही है, V इंटू Q के बराबर आ रही है। तो हमें बताना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यहाँ पर आवेश क्या हो, इलेक्ट्रॉन का हो, और यहाँ पर वोल्टेज V रख दिया जाए, तो इसे हम लिखेंगे E इंटू, इसको अगर हम 1 वोल्ट कर दें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किससे बराबर हो जाएगी, वो E के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू लिखा जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ध्यान रखेंगे ये कन्वर्जन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त होती है। ये परिभाषा हम लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। इसको यहाँ डिटेलिंग फॉर्म में लिख लिया गया। आगे यहाँ पर एक अगला हमारा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इसे हम 2 तरह से प्रूफ करेंगे। पहला प्रूफ करेंगे हम बिना समाकलन के, ऐसा नहीं कि उस पर मैथ नहीं लगेगी, लग रही होगी लेकिन समाकलन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और दूसरा करेंगे समाकलन द्वारा, तो वो आगे करेंगे हम लोग। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक फिगर लिया, उसमें एक बिंदु आवेश माना गया। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, यहाँ पर कहीं पर P है, यहाँ पर P बिंदु लिया गया है, और उसके साथ ही ये P है, ये पॉइंट P है। P के बाद में यहाँ से लगाकर इन्फिनिटी तक, यहाँ कहीं पर क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी तक के बारे में अगर हम बात करें, ये जो इन्फिनिटी तक के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो छोटे छोटे स्लॉट्स बनाए गए, कह रहे हैं इनमें हमें वर्क डन निकालना, छोटे छोटे पथ हैं उनमें वर्क डन निकालना, कार्य निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से कहते हैं कि परीक्षण आवेश है, हम परिभाषा से दोबारा से देखें, परिभाषा क्या थी वैद्युत विभव की, एकांक धन बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता था, वो कहलाता था वैद्युत विभव। तो यहाँ पर हम वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से चलते हैं। हम यहाँ से विस्थापन जो करवाएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में करवाएंगे, P से इसे अनंत की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ P से A की तरफ जाएगा, ये जो P से A की तरफ बढ़ेगा वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर है ये A है और ये P दिया गया है। तो अगर कोई परीक्षण आवेश बिंदु Q0 मान लेते हैं, परीक्षण आवेश है वो P पर स्थित है, तो जो बल लगेगा, बल कौन सा बल होगा, Fp जो होगा वो कितना निकल के आएगा, कूलाम बल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु में रखें मान लेते हैं, यहाँ बन जाएगा Q, क्योंकि ये है Q और वो दूसरा क्या है, Q0 है, और डिवाइडेड बाई क्या है उनके बीच की दूरी, तो दूरी का स्क्वायर हो गया r। इसी तरह से अगर किसी समय पर वो किस पर स्थित हो जाए, मान लेते बिंदु A पर पहुंच जाए, तो बिंदु A पर पहुंचेगा तो वो बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटा यहाँ क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आवेश को क्या करते हैं, P से A से B, B से C, फिर ऐसे आगे तक लेते जा रहे हैं, अनंत तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये FA हो गया, ये कब के लिए है, यदि परीक्षण आवेश कहाँ पर स्थित हो, यदि परीक्षण आवेश बिंदु A पर स्थित हो, और ये कब बल लग रहा होगा, जब परीक्षण आवेश कहाँ पर स्थित हो, तो जब परीक्षण आवेश P पर स्थित हो। तो अब यहाँ पर हम एक बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर A से या B से, मतलब P से लगा करके A तक जाएगा Q0, तो उस पर ओवरऑल बल काम कौन सा कर रहा होगा, A पर काम कर रहा है, ये P पर काम कर रहा है, ये तो दोनों बिंदुओं को बहुत अत्यंत समीप है, ये P जो है और A है वो अत्यंत समीप हैं, तो इनके बीच जो बल काम कर रहा होगा, यहाँ पर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, इन दोनों बलों का गुणोत्तर माध्य होगा। और गुणोत्तर माध्य कैसे लिखा जाता है, जैसे A यहाँ पर B, दो अलग अलग संख्याएं हैं, इनका गुणोत्तर माध्य लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, AB का स्क्वायर रूट लगा के गुणोत्तर माध्य, जिसे हम GM लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो अगर इन दोनों का हम स्क्वायर रूट लें तो क्या होगा, इन दोनों बलों का परिणामी लिखा जाए FPA, मतलब P से A के बीच में जो परिणामी निकल के आएगा बल का वो क्या होगा, वो हो जाएगा FP इंटू में क्या लिख देंगे, FA, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर दोनों की।
जब वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, ये वैल्यू निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बन जाएगा q इंटू क्यू नॉट बटा, यहाँ पर p की वैल्यू मतलब r², और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट बटा r1 का स्क्वायर। ऐसा बनेगा, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब अगर इसे हम रूट से बाहर निकालें तो FPA क्या बनेगा अपने पास, तो यहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दो जगह है, एक जगह बाहर निकाल लेते हैं, q इंटू क्यू नॉट दोनों जगह है बाहर चला आएगा, फिर डिवाइडेड बाय देखो यहाँ r² है तो r बाहर चला आएगा, वहाँ r1 का स्क्वायर है तो r1 बाहर चला आएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो a और p से, मतलब जो p और a के बीच में जो वैद्युत बल काम कर रहा होगा वो वैद्युत बल इतना होगा, ये होगा वैद्युत बल। अब अगर हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल मिल गया है तो हम जो कार्य होगा, वैद्युत बल मिला है तो कार्य का अगर हम सूत्र लिखना चाहें, हमसे कोई कहता है कि अगर हम लिखना चाह रहे हैं वैल्यू, किसकी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, वर्क डन लिखना हो तो वर्क डन क्या होगा, बल गुणा विस्थापन लिखा जाता है, तो ये बल लिखा हुआ है। ठीक है, ये बल है, और बल के साथ में अगर हम विस्थापन लिखना चाहें तो विस्थापन क्या लिखेंगे, तो बल की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई में क्या है r इंटू r1, और इनके बीच में विस्थापन कितना है इन दोनों के बीच में, तो ये है r1 ये है r2, तो इनके बीच विस्थापन कितना है r1 माइनस r, ये विस्थापन निकल के आ रहा है, तो ये हो जाएगा इनके बीच में किया गया कार्य, तो ये कार्य निकल के आएगा PA। ठीक है, तो इस तरह से कार्य लिखेंगे। अब इस कार्य को थोड़ा ठीक से लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ये q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कराएं तो r1 बटा r1 कैंसिल 1/r बनेगा ये। ठीक है, और यहाँ से r अगर कैंसिल होगा, या इनको ऐसे लिख लेते हैं एक बार समझाने के लिए, हम लोग समझने के लिए ऐसा लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है r1 माइनस r, यहाँ क्या लिखा है r इंटू r1, यहाँ भी क्या लिखा r इंटू r1, दोनों के नीचे बराबर बराबर बांट दिया गया, तो WPA जो निकल के आएगा WPA, उसकी वैल्यू क्या बन रही है q इंटू क्यू नॉट बटा, यहाँ बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो r1 से r1 कैंसिल होगा, 1/r बन जाएगा माइनस 1/r1 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया WPA। इसी तरह से हम निकालना चाहते हैं कि जब ये A से B की तरफ जाएगा, जब Q नॉट A से, यहां पर इसे सही कर लेते हैं हम लोग, A से B की ओर गतिमान हो तो क्या होगा हमारे पास, तो वो निकल के आएगा, उस पर जो लगने वाला बल होगा, तो हम बल लिखेंगे क्या, इस A पर जो बल लगेगा उसमें आएगा r1 का स्क्वायर, B पर जो बल लगेगा उसमें r2 आएगा, और अगर हम उसका ज्योमेट्रिकल मीन लिखेंगे, या कह सकते हैं उसका हम अगर गुणोत्तर माध्य लिखेंगे तो ऐसे ही सब बनेगा पूरा। तो हम लिखना चाहते हैं A से B, तो FAB, इसे देख के क्या लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा q इंटू क्यू नॉट बटा, यहाँ बन जाएगा r1 r2, ये बनेगा, क्योंकि देखो जब A पर होगा तो दूरी आएगी r1 का स्क्वायर, और जब B पर पहुंचेगा दूरी होगी r2 का स्क्वायर। जब रूट के बाहर यहाँ से वैल्यू इस तरह से निकल के आएगी तो r1 r2 बनेगा, ये वैल्यू आएगी। अब इसके द्वारा अगर हमें कार्य करवाना हो, किया गया कार्य कितना होगा, तो देखें WAB, तो WAB लिखेंगे तो FAB आएगा, और इनटू में विस्थापन निकल के आएगा, तो विस्थापन A और B के बीच कितना r2 माइनस r1 का, तो ये बन जाएगा r2 माइनस r1 का विस्थापन। रख देते हैं वैल्यू, बल कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बन जाएगा q इंटू क्यू नॉट बन जाएगा ये वैल्यू, q इंटू क्यू नॉट, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय में हो जाएगा दूरी कितनी लिखी हुई है r1 r2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ हो जाएगा r2 माइनस r1।
अब अगर R1 R2 को इसके नीचे बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आने वाली है WAB की, वो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी Q इंटू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, देखो R2 से R2 कैंसिल होगा, R1 बनेगा, तो 1 बाई R1 बन जाएगा, माइनस 1 बाई यहाँ पर R2 निकल के आएगा। देखो R2 क्यों, R1 से R1 कैंसिल होगा, R2 बच जाएगा, तो ये निकल के आया WAB। ठीक है, इसी तरह से हम WBC अगर लिखें डायरेक्ट प्रेडिक्ट करके, WBC क्या होगा, तो WBC निकल के आएगा Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिखेंगे ये होती है सबसे कम वाली दूरी, ये अधिक वाली दूरी होती है, तो अगर B और C के बीच में लिखेंगे तो यहाँ से दूरी क्या है R2, ये वैल्यू है R3, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R3, ऐसा निकल के आएगा। और ये लगातार वैल्यू आगे तक ऐसे चलती जाएंगी। ठीक है, लास्ट वाली जो स्लॉट बनेगा या लास्ट वाली जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो कितनी आएगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसी तरह से अगर लास्ट वाला लिखा जाएगा W, कहाँ से, किसी बिंदु मान लेते हैं, आगे से जाना शुरू कर रहे हैं, अगर टोटल W लिखें, W जो नेट निकल के आएगा वो क्या होगा, WPA प्लस W, यहाँ पर क्या बन जाएगा AB प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा WBC प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन बनता चला जाएगा। ठीक, अब अगर हम वहाँ से सारी वैल्यू प्लेस करें, ये जहाँ जो वैल्यू निकाली है, जैसे ये है, जहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने निकाला क्या है WAB है, ये क्या है WBC निकाला गया है, और यहाँ पर एक वैल्यू दूसरी आई है WPA। इन तीनों की वैल्यू अगर यहाँ पर हम ऐड करें तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये निकल के आएगा Q इंटू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आई थी 1 अपान R माइनस 1 अपान R1। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही थी 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक है, प्लस अगला क्या निकल के आया था Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिखा जाएगा 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R3, ऐसा आएगा, प्लस डॉट 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 अनंत तक हम चलते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में जो बनेगा यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अब क्या मिलेगा, देखो 1 अपान R माइनस 1 अपान R1 यहाँ से मिला, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, प्लस यहाँ से मिल जाएगा 1 बाई R2 प्लस माइनस 1 बाई R3, माइनस से क्या मिल जाएगा 1 बाई R3, प्लस इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा 1 बाई R3 माइनस 1 बाई R4 मिलेगा, प्लस डॉट 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 ये वैल्यू निकल के आएगी। फाइनली जब प्लस लगा के लिखेंगे कोई वैल्यू बनेगी, और उसके बाद में हमारे पास जो माइनस निकल के आया, माइनस निकल के जो आने वाला है फाइनल, जैसे देखेंगे ये 3 है, ये 4 है, तो लास्ट वाला जो स्लॉट बनेगा कोई वैल्यू बनेगी, और उसके बाद में बन जाएगा माइनस 1 अपान R मतलब यहाँ अनंत तक पहुँच जाएंगे हम। ठीक है, अब जो जो वैल्यू बनने वाली हैं इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 2 3 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 2 है, यहाँ R1 है। इसी तरह से अनंत वाले में बनेंगे अनंत से पहले वाला माइनस अनंत वाला, तो माइनस अनंत माइनस पहले वाला लिखेंगे तो 1 अपान कोई वैल्यू, और उसके बाद में क्या बन जाएगा 1 अपान अनंत बनेगा, तो 1 अपान अनंत लिख लिया। उससे पहले जितने भी होंगे सब के सब कैंसिल हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसको कोई नहीं काटेगा तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं। ये वैल्यू निकल के कितनी आएगी, तो देखेंगे R1 से ये R1 कैंसिल, R2 से ये R2 कैंसिल, R3 से ये R3 कैंसिल, R4 से सामने वाला R4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तक जो वैल्यू बनेंगी वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। ये बना 1 अपान अनंत, इसे हम सही से लिख लेते हैं Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बन गया 1 अपान R माइनस 1 अपान अनंत, ये वैल्यू बन जाएगी Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे सही करें तो क्या लिख सकते हैं 1 अपान R, और 1 अपान अनंत की वैल्यू लिख लेंगे 0। ठीक, तो ये ओवरऑल क्या बन के आया Q इंटू क्यू नॉट बटा 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/r। तो इसे सही से लिखें तो वैसे लिख सकते हैं 1/4 पाई, यहाँ पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R। ये निकल के आएगा टोटल वर्क डन, W नेट निकल के आएगा अपने पास। और अगर हम परिभाषा लगाएं तो परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q नॉट, जिसे ले जाया जा रहा है। ये परिभाषा से है, ये परिभाषा हम लोगों ने अभी देखी पहली स्लाइड में कि परिभाषा क्या है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो W की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में क्या है Q इंटू Q नॉट बटा R, और यहाँ पर क्या लिखा है Q नॉट लिखा हुआ है। तो Q नॉट से Q नॉट देखो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल हो गए। अब हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा V जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। तो ये फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बिना समाकलन चीज़ों को डील कर सकते हैं। स्लॉट्स बना लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया कार्य निकालेंगे, उस किए गए कार्य की सहायता से हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम इसे तुरंत एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से। क्या किया हम लोगों ने, P से लगा करके अनंत तक को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर लिया, और उसके बाद में यहाँ से देखा गया इनके मध्य जो किया गया कार्य है उन सबकी वैल्यू निकाली है। कार्य में भी एक पैटर्न नजर आता है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है उससे आगे वाली ये वैल्यू होती है। तो इसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसे ऐड किया, ऐसा जोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, और फाइनल रिजल्ट जब बनेगा तो यहाँ अनंत से पहले वाली जितनी वैल्यू बनेंगी, फाइनल वैल्यू को छोड़कर जितनी बनेंगी अंदर वो सब कैंसिल हो रही। तो यहाँ 1/r बचा, यहाँ 1 अनंत बना, 1 अनंत की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से हम रिलेट करके वैद्युत विभव का फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से देखेंगे कि जो V है वो R के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। ठीक है, तो विभव दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर हम इसे समाकलन से देखना चाहें तो समाकलन से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने माना है कि बिंदु O पर एक धनावेश प्लस Q रखा गया, इसके कारण P पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये अनंत तक का स्लॉट पूरा बना हुआ है। यहाँ पर Q नॉट किसी समय बिंदु A पर उपस्थित है, तो जब A पर उपस्थित होगा तो इस पर बल कितना काम कर रहा होगा वो तो हम लिख ही सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q इंटू Q नॉट बटे दूरी कितनी है, तो यहाँ से दूरी उस समय कितनी है, x है, तो x स्क्वायर बन जाएगा। ये बल किधर लग रहा होगा, तो ये बल लगेगा अनंत की तरफ लगेगा। ठीक है, हमें कार्य किसकी वजह से निकलवाना है, तो हमें काम निकालना, ये जो कार्य निकल के आएगा, या ऐसे कह लेते हैं इस दिशा में हम कोई r कैप परिभाषित कर लेते हैं। इस दिशा में हम लोग r कैप परिभाषित करेंगे, ये r कैप है। तो ये जो वैद्युत बल होगा, ये बल जो निकल के आएगा वो r कैप की दिशा में काम कर रहा होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ से वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेंगी हमें, ये वैद्युत बल हुआ जो यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि जो बाह्य जो क्षेत्र होगा, या कह सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, बाह्य कारक जो होगा वो काम करेगा। तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये बल लग रहा है अनंत की ओर, हमें लाना है अनंत से किसी बिंदु पर, इसका मतलब उसके विपरीत दिशा में बल लग रहा होगा। तो बल लगाएंगे विपरीत दिशा में, कहने का ये मतलब है अगर इसके द्वारा कार्य निकाला जाएगा, इसके द्वारा, तो अगर हम छोटा सा dw बताए, विस्थापन तुमसे पूछते हैं, तो विस्थापन कितना होगा। मान लेते हैं कि ये A से B की तरफ विस्थापन हुआ है, तो A से B की तरफ जब विस्थापन होगा तो विस्थापन सदिश की दिशा तो उधर की तरफ है, क्योंकि बल की दिशा में उधर है, लेकिन जा इधर की तरफ रहे हैं। तो यहाँ छोटा सा dw जो निकल के आएगा वो हो जाएगा F इंटू क्या लिखा जाएगा, dx, ऐसा लिखा जाएगा। ये dx की वैल्यू हम -x के साथ लिखेंगे, क्योंकि इस दिशा को धनात्मक माना तो इधर विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक निकल के आएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं, इसे दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि बल लग रहा है राइट साइड में, तो बल लग रहा है राइट साइड में, वो कितना है, वो है यहाँ पर लिखा गया वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर वैल्यू है Q इंटू Q नॉट बटा x स्क्वायर, ये बल लग रहा है। बल गुणे विस्थापन होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो विस्थापन लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख दिया छोटा सा dx, यहाँ पर निकल के आएगा cos थीटा, थीटा होता है विस्थापन और बल के बीच का कोण। बल लग रहा है उधर वैद्युत क्षेत्र का और हम जा रहे हैं इधर की तरफ उल्टा, तो क्या होगा, 180 का कोण इनके बीच में बनेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी माइनस की ही बनेगी। तो dw जो हमारे पास आया
वो कितना बनेगा, तो डी डब्ल्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी वो बन जाएगी एफ इंटू में या माइनस एफ डी एक्स बनेगा। एफ की वैल्यू रख दें तो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखा है क्यू इंटू क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बल, और यहाँ पर लिख देंगे हम डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम इसे रिलेट करके लिख सकते हैं। अब ये तो देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो ऐसा होगा, लेकिन लाना कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु P तक लाना है। तो इसमें अगर हम समाकलन लगाएंगे तो डी डब्ल्यू होगा, अनंत पर 0 काम किया गया है, r तक आए हैं तो w काम किया जा चुका है। यहाँ पर ये माइनस का जो भी कांस्टेंट इनको बाहर निकाल लेते हैं, क्यू इंटू क्यू नॉट बाहर चले आएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला आएगा, लिमिट किस पर लगेगी, तो 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ, तो ये बन जाएगा अनंत से लगा करके r तक, ऐसा लाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर अनंत से इधर r की तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये वैल्यू पूरी कंप्लीट देखते हैं। तो यहाँ पर 1/x स्क्वायर लिखा है तो माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा 1/x स्क्वायर, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है x की पावर -2, समाकलन कर सकते हैं dx कहाँ से, अनंत से लगा करके r तक। समाकलन हम जानते हैं यहाँ पर कि x की पावर n लिखा हो, ये अगर वैल्यू लिखी हो x की पावर n, यहाँ पर dx लिखा होता है, समाकलन करते हैं तो ये आता है x की पावर n+1, यहाँ पर आता है n+1 c, और अगर लिमिट रखते हैं तो c कांस्टेंट हम लोग ऐड नहीं करते हैं, वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से w बन जाएगा -0 बन जाएगा जब लिमिट रखी जाएगी, ये बन जाएगा माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है, -2 लिखा, तो -2 + 1 कर देंगे, -2 + 1 कर देंगे, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। लिमिट वही अनंत से लगाकर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, ये वैल्यू बन जाएगी माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो -2 + 1 -1 बनेगा, यहाँ -1 तो माइनस बाहर आ जाएगा, या इसे ऐसे लिख देते हैं -1/x बन जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, अनंत से लगा करके r। इसे हम सॉल्व करें तो माइनस को बाहर ले सकते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से बनेगा क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू निकल के आएगी 1/r -1 क्या बनेगा, अनंत बन जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ आएगा प्लस करवा देगा, जब इस पर r की लिमिट लगाएंगे तो 1/r -1 अनंत बनेगा। 1 अनंत की वैल्यू फिर से हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल क्या निकल के आएगा, तो w जो निकलेगा वो क्या बनेगा, w = q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बन जाएगा, देख लेते हैं ये वैल्यू क्या लिख रही है, 1/r -1 अनंत, तो ये बन जाएगा 1/r -1 अनंत। अब हम जानते हैं ये वैल्यू क्या होती, 0 के बराबर, तो w क्या निकल के आएगा, w = निकल के आएगा q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बन जाएगा 1/r। इसे ठीक से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट बटा r। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब अगर हम वैद्युत विभव की परिभाषा लगाएं तो वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या निकल के आएगा, हम जानते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है, v = w डिवाइडेड बाई q होता है, तो w डिवाइडेड बाई q मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बन जाएगा q इंटू क्यू नॉट बटा r पूरे का बटा क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें v क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मिल जाएगा q इंटू क्यू नॉट बटा r। यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, और यहाँ के क्यू नॉट से जब ये कैंसिल होगा तभी ये बनेगा एग्जैक्ट फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट, ये क्यू नॉट यहाँ पर कैंसिल हो चुका है और बन जाएगा 1/r, तो ये बनेगा 1/r, ये वैल्यू निकल के आएगी। या इसे ही हम सही करके लिख सकते हैं, यहाँ पर ही ये क्या निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास
v इज इक्वल टू 1/4πε0 q बटा r। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी जब बिना समाकलन के किया था तब भी माध्यम नहीं रखा था, यहाँ रख देते हैं यदि माध्यम जिसका परावैद्युतांक k हो, उसमें अगर रखा जाए तो क्या होगा, v का फार्मूला निकल के आएगा 1/4πε0, यहाँ पर हम k लगा देंगे, q बटा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम फार्मूला निकाल सकते हैं, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी दिया हो सकता है तो भी हम इसे रिलेट करके लिख सकते हैं, किसी प्लेन में भी दिया हो, जैसे किसी ने कहा यहाँ पर उपस्थित है कोई आवेश जिसको हमने कहा क्यों, और इसका सदिश यहाँ दिया गया है r वेक्टर, और एक बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम है P, और इसका स्थिर सदिश दिया गया है r0 वेक्टर। किसी ने कहा इस Q के कारण P पर विभव निकालो, तो यहाँ से इधर की सदिश बनाया जाएगा, तो ये सदिश कितना निकल के आएगा, हम लोग जानते हैं r0 वेक्टर माइनस r वेक्टर आएगा। हम जानते हैं यहाँ सदिश रूप तो लिखना होता नहीं है, तो अगर हम विभव यहाँ से लिखें डायरेक्ट तो विभव का फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 q बटा दूरी क्या निकल के आएगी, r0 माइनस r1 वेक्टर का मॉड बन जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर वो स्थिर सदिश के रूप में भी दिया गया है तो भी लगाया जा सकता है। ठीक है।